सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोगों की एक बहुत पुराने मित्र दिखाई पड़े थे। बड़ी याद आ रही थी आरडी साहब और महेश्वर जी ने तो इतना विस्तृत विषय पर अपना दृष्टिकोण रखा, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी अध्ययन के बाद इन्होंने रखा है, वो हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और तथ्यात्मक रूप से रखे और उसको एक ऐतिहासिक रूप भी देते हुए इन्होंने बहुत ही सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से रखा। मैं इनकी इस मेहनत का इस उम्र में हम लोगों के लिए, समाज के दायित्व के लिए जो इन्होंने किया, वो हम लोग इनके शुक्रगुजार हैं। और मैं समझता हूँ कि महेश्वर जी पुराने, बहुत पुराने घिसे-पिटे लोग जिसको कहा जाता है कि हर चीज़ से इन्होंने लोहा लिया है। मुझको ऐसा लगता है बार-बार जब ये बोलते हैं तो लगता है कि इन्होंने खुद उसको संघर्ष में उतारा है और उस रास्ते पर चलकर हम लोगों को बताते हैं। मैं 2-3 चीज़ों को बताऊँगा और आप लोगों से थोड़ा-सा ये मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि संक्षेप में रखूँगा। बिल्कुल आप लोगों को ऊबने की ज़रूरत नहीं है और मैं बिल्कुल संक्षेप में करके उस ऊबने नहीं दूँगा। बहुत संक्षेप में रखूँगा, परेशान मत होइएगा। मैं सब्जेक्ट को ही रखूँगा। जैसे मैं जो समझ पाया हूँ 3 लाइन में 3 शब्द, हम, हमारा समाज और हमारा दायित्व। ये 3 शब्द मैंने आपके विषय से लिया है कि हम, हमारा समाज और हमारा दायित्व। ये हमको लगा कि ये सब्जेक्ट है आज का। हम, हमारा समाज और हमारा दायित्व। उसमें पारिभाषिक विधि वगैरह जो है, वो उसको गौण रूप में मैं देखूँगा, लास्ट में बताऊँगा। मेरा कहना ये है कि हम क्या हैं? हमारी पैदाइश जो हुई है, वो समाज से हुई है। समाज जिस रूप में रहा, उस रूप में हमारा उभार हुआ। समाज अगर पिछड़ा रहा तो हम पिछड़े रूप में रहे, समाज अगर एडवांस रहा तो हम एडवांस रहे, समाज अगर एजुकेटेड रहा तो हम एजुकेशन में आगे रहे, समाज अगर राजनीतिक ढंग से आगे रहा तो हम बड़े-बड़े लीडर हुए, हम मिनिस्टर हुए, गवर्नर हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, आईएएस, आईपीएस हुए, बड़े-बड़े सेक्रेटरी हुए। समाज ने अगर उस दायित्व को हमारे कंधे पर, हमारी समझदारी के आधार पर अगर दिया है, तो निश्चित रूप से जो समाज ने दिया है हमारा दायित्व है कि हमें हमें उसे लौटाना है। ये जब तक हमारे दिमाग में, दिल में नहीं आएगा, तब तक हम उस दायित्व को समझ नहीं पाएँगे। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं समझ सकते, जब तक हम उसको अपने ढंग से समझ नहीं पाते। तो समाज की देन होगी कि हम कितने प्रोग्रेसिव निकलेंगे, समाज की देन होगी कि हम कितने बड़े लीडर होंगे, समाज की देन होगी कि हम समाज को किस दिशा की तरफ ले जाएँ जिस समाज ने हमको इतना बड़ा बनाया। ये दायित्व का बोध होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दायित्व का बोध है, तो निश्चित रूप से जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम समाज के प्रति अपना दायित्व समझ करके ही वो पढ़ाई करेंगे। जब पढ़ाई करके हम सर्विस में जाएँगे, बड़ी सर्विस में या छोटी-मझोली सर्विस में, जिस सर्विस में जाएँगे, वहाँ भी उस दायित्व का बोध हमारे अंदर होगा और अगर उस दायित्व का बोध हमारे अंदर होगा, तो जिस कुर्सी पर हम बैठेंगे, जिस स्थान को हम ग्रहण करेंगे, निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को हम फ़ायदा पहुँचाएँगे, वो हमारा दायित्व बन जाएगा, वो हमारे कैरेक्टर में आ जाएगा। ये चीज़ें हैं जो सिद्धांत रूप में हम लोग समझते हैं कि जो हम हैं, हमारा समाज है, हमारा दायित्व है। उसको अगर हम निर्वहन कर ले गए, तो निश्चित रूप से समाज का कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी इंडिविजुअली कोई चीज़ गेन करता है, इंडिविजुअली मतलब अपना खुद का मेहनत करता है, अपना खुद का एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करता है और वो बड़ी सफलता जब प्राप्त कर लेता है,
तो उसके अंदर एक निजी ढंग का एक गर्व, घमंड, घमंड शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। घमंड शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, वो घमंड बाद में बदल जाता है घमंड में। तो जब घमंड हो जाता है दिमाग में कि हमने अपने ढंग से किया है, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद पैदा किया है, इसमें समाज का कोई दायित्व तो नहीं है, या समाज ने हमारे प्रति कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं डेवलप कर सकूं, तो आदमी के अंदर सेल्फ का नहीं बल्कि एक घमंड का रूप ले लेता है। तो आदमी जब बड़ा होता है, जिसको हम बड़ा कह सकते हैं, तो वो आदमी समाज के प्रति उत्तरदायित्व या दायित्व निर्वहन नहीं कर पाता है, और हम लोग कहते हैं कि भाई बड़ा आदमी है मगर समाज के काबिल नहीं है। इसलिए समाज से निकला हुआ आदमी निश्चित रूप से अगर समाज के बारे में सोचेगा, तो जिस कुर्सी पर रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा, वो समाज के बारे में अपने दायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन करेगा। ये सैद्धांतिक रूप है। अब कुछ उदाहरण इस तरह से दुनिया के अंदर हुए हैं कि आखिर इनको जरूरत क्या थी। मसलन बहुत दूर मत जाइए, महात्मा गांधी को ले लीजिए। मैं कई बार उदाहरण इसलिए देता हूँ, वैचारिक रूप से मेरी भिन्नता है गांधीवाद से, मगर इंडिविजुअल मैं गांधी से बहुत प्रभावित हुआ बचपन से ही। गांधी एक स्टेट के प्राइम मिनिस्टर के बेटे करके वो एक धोती पर आ गया और आधा नंगा रहा पूरी जीवन में। ये है क्या चीज? ये दायित्व है, समाज के प्रति दायित्व है। ये दायित्व फीलिंग की बात है। अगर आपने फीलिंग है, आपने फीलिंग किया है कि हमारा समाज के प्रति ये दायित्व है कि समाज हमारा पिछड़ा है, तो समाज को आगे लाने के लिए, उसके विकास के लिए हमारे दिल दिमाग में कुछ बात तो होनी चाहिए। अगर बात है तो वो बात आगे आएगी, उस बात के लिए हम प्रयास करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि दीवान का लड़का सारी सुविधाओं को छोड़ करके और लंगोटी पर एक धोती पहना, उसी को ओढ़ा भी, और जीवन भर वो आदमी दौड़ता रहा इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, समाज के लिए। ये दायित्व का बोध साबित करता है। महात्मा गांधी के अंदर ये दायित्व का बोध आया कि हम पढ़ लिख लिए, हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन हमारा समाज तो इस रूप में है, हमारा देश तो इस रूप में है, हमारे देश में गुलामी है, हमारे देश में शोषण है, अत्याचार है, समाज के लोग विघटित हो चुके हैं और विखंडित हो चुके हैं और जमीन में धंसते जा रहे हैं। 1000 साल का शोषण का एक उन्होंने हिस्ट्री दिया। ये है मामला। उस आदमी ने कपड़ा पहनना छोड़ दिया, संघर्ष पर उतारू हुआ और देश को कुछ न कुछ दे करके वो चले गए। ये दायित्व का बोध है। दूसरी पर्सनालिटी, सबसे बड़ी पर्सनालिटी जिसको हमारा पूरा देश आदर्श मानता है, विदेश भी मानता है, दुनिया मानती है, वो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की पूरी फिलॉसफी, मैंने दर्शन शास्त्र से एमए किया है, उनकी पूरी फिलॉसफी मैंने पढ़ा। उस पूरी फिलॉसफी में मुझको ये लगा कि गौतम बुद्ध उस समाज के दायित्व के लिए पैदा हुए। वो जब निकले, उन्होंने एक मुर्दा जाते हुए देखा, लोग कंधे पर मुर्दा लेके जा रहे थे। लोगों को उन्होंने देखा कि लोग रो रहे थे, उन्होंने देखा कि लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लाठी टेक करके चल रहे हैं, बीमारी इतना ज्यादा है। उस आदमी के अंदर एक संवेदना आई, और संवेदना इसलिए आई कि ये दुख है, और तब उन्होंने सोचा कि ये दुख है तो दुख का कारण होगा, और जब दुख का कारण है तो उसका निवारण होगा। ये बौद्ध की फिलॉसफी है, ये गौतम बुद्ध साहब की फिलॉसफी रही है। तो जब आदमी के अंदर ये दायित्व बोध आ जाएगा, तो उस समाज को, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसके पिछड़ेपन को कारण ढूंढेगा। पिछड़ेपन का कारण जब ढूंढेगा तो उसका निवारण ढूंढेगा, और जब निवारण ढूंढेगा तो तमाम कानून, तमाम नीतियां, तमाम पॉलिसी और पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, समाज के अंदर तमाम नियम कानून बनते चले जाएंगे और समाज निश्चित रूप से विकास की तरफ बढ़ जाएगा। ये दायित्व बोध है।
ये समाज के प्रति दायित्व बोध है जो गौतम बुद्ध ने निभाया, ये समाज का दायित्व बोध है जो महात्मा गांधी ने निभाया। अब आइए अपने नजदीक, आजादी की लड़ाई हो रही थी। आजादी की लड़ाई में आखिर वो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके लड़के आए थे, वो बड़े बैरिस्टर थे, आईसीएस थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग थे, इंटरनेशनल स्टडी के ज्ञाता थे। वो भी चाहते तो बड़े महलों में रह सकते थे। भारत सरकार, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट चल रही थी, उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी। लेकिन एक दायित्व बोध आया इस देश की जनता के प्रति, देश की गुलामी के खिलाफ। तो एक दायित्व का बोध उन्होंने किया कि नहीं, हम पढ़ लिख लिए हैं तो हम अपने समाज के बारे में पढ़े, अपने देश के बारे में पढ़े, और इस देश में जो गुलामी की जंजीर है उसको हम तोड़े कैसे। ये समझ में आ गया कि मेरा देश गरीब इसलिए है, उसका शोषण हुआ है, उस शोषण का कारण अंग्रेज रहा, अंग्रेज की पॉलिसी रही है। तो आखिर इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो आजादी की लड़ाई शुरू हुई। आजादी की लड़ाई जब शुरू हुई तो उसमें तमाम हमारे जो योद्धा थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाया, जेलों में सड़ गए, फांसी के फंदे पर झूल गए। है क्या चीज ये वही दायित्व बोध है, समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति, यानी कि ह्यूमैनिटी के प्रति, मानवता के प्रति अगर आदमी का दायित्व ये समझ में आ जाता है अपने अंदर, तो आदमी बदलना शुरू कर देता है और उस बदलाव के साथ समाज को बदलने की कोशिश करता है। और अगर वो सफल हो जाता है तो सफलता में वो कानून बनाता है, नीति बनाता है, नियत रहती है और पॉलिसी बनाता है, तो उससे समाज का विकास होना शुरू हो जाता है। आखिर हमारा समाज, हमारा दायित्व तो यही है ना कि हम समाज के प्रति सोच विचार पैदा करें, हम समाज के प्रति एक विकसित विचारधारा ले आवें। इसलिए लाएं कि हम एक पारिभाषिक लॉ पढ़े हुए हैं, कानून पढ़े हुए हैं, उस कानून में सारी चीजें लिखी हुई हैं, शब्द वाइज शब्द लिखा हुआ है कि एक एक शब्द लिखा हुआ है, एक एक चीज की परिभाषा है, उसके अंदर जो चीजें होती हैं उसको हम लोग कोर्ट में रखते हैं, कचहरी में रखते हैं। वो चीजें समाज में क्यों नहीं आती हैं। दरअसल जो कानून बनता है या जो कानून बना हुआ वो समाज से ही तो लिया गया है, समाज से लिया गया है, समाज की परेशानियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। और जो उस परेशानी में, जो उस आजादी में, और जो उस आजादी के लिए जो खलल डालते हैं, जो उसमें अटका डालते हैं, उनके खिलाफ वो कानून जाता है। इसलिए कानून बने कि समाज सुचारू रूप से चले, समाज सुचारू रूप से विकास, सब अपनी पर्सनल ह्यूमन डिग्निटी पैदा हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही मंतव्य है। तो हमारा मतलब ये है कि जो हमारा दायित्व है वो हम मानसिक रूप से तैयार हों, और तैयार होते हैं तब ये बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी सभाएं और बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, जब हमारा मंतव्य समाज के प्रति एक विकसित और प्रगतिशील विचार लेकर के आता है। तीसरी चीज मैं ये कह रहा था कि बहुत दूर मत जाइए, हमारे यहाँ पेरियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने भी समाज के दायित्व को समझा। ज्योतिबा राव फूले, इन्होंने कितना संघर्ष किया, लाठी खाई, गोबर फेंके गए, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, सब लोग, आप लोग सब इतिहास आजकल देख ही रहे हैं। व्हाट्सएप पर तो हमारे लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी दे रहे हैं और इनके बारे में लिख भी रहे हैं। जिसे बत्ती चली गई इसलिए फिगर साफ नहीं आ रही है। जोड़ लो। तो है ये कि हमारा मामला यहाँ से पैदा होता है कि हमारे अंदर सामाजिक दायित्व कैसे पैदा हो। सवाल इस बात का है। तो जब सामाजिक दायित्व पैदा होगा तभी हम समाज के प्रति दायित्व पूर्ण होंगे। तो हमें पढ़ना पड़ेगा महात्मा गांधी को, हमें पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर अंबेडकर को, हमें पढ़ना पड़ेगा पेरियार रामास्वामी नायकर को, ज्योतिबा राव फूले को,
आप नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा को, ललई सिंह यादव को, सहदेव महतो जो बिहार के लेनिन कहे जाते हैं, इसी तरीके से तमाम ऐसे हमारे जुझारू योद्धा हुए जिन्होंने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया और शहीद हुए। इनसे हमें सामाजिक रूप से समाज के प्रति अपने दायित्व को समझना पड़ेगा और उसके प्रति हमें अगाध रूप से एक स्टडी सर्किल टाइप की हमें चलानी पड़ेगी। जो हमारा मंतव्य भी है, हमारे विषय का ये एक जो रखा गया एजेंडा भी है कि हमारा दायित्व समाज के प्रति क्या हो, तो उसके लिए हमें एक जागृति पैदा ही करनी पड़ेगी और इन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर हम पढ़ लिख करके बैरिस्टर बन गए, हम वकील बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, लेकिन अगर वही मैंने फिर कहा कि अगर आप इंडिविजुअल ढंग से व्यक्तिगत रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करके आप बने तो आप किसी विचारधारा के नहीं बल्कि अपने लिए बने और आप मिनिस्टर चाहे बन जाए, चाहे आईपीएस आईएएस बन जाए, चाहे सेक्रेटरी बन जाए, आप समाज के काबिल नहीं हो सकते और न समाज के प्रति आपका कोई दायित्व होगा। इसलिए समाज में एक ऐसी अवधारणा पैदा करनी पड़ेगी कि जैसे आप लॉ कर रहे हैं, लॉ के प्रति आपकी रुचि बढ़ी, आप वकील बने, लेकिन एक ह्यूमैनिटी उसके साथ साथ अपने समाज के प्रति दायित्व का बोध भी होना चाहिए कि हम वकील बनेंगे तो मदद किसकी करेंगे। ठीक है, वकालत का एक पेशा है, हम करेंगे, जो हमारे पास आएगा उसकी मदद करनी है। जो ह्यूमन एक नेचर होता है उसको तो हमें एक कोने में रखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी गरीब के पास फीस नहीं है आपको देने के लिए, तो निश्चित रूप से रोज आप फीस ले रहे हैं, एक फीस आप कम कर दीजिए, उसका भला कर दीजिए। ये दायित्व बोध होना चाहिए कि आईएएस है आप, डीएम है आप, एसडीएम है, कलेक्टर है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक दायित्व बोध होना चाहिए कि जहां से हम आए हैं वहां के लिए हम क्या सोच रहे हैं, जो पॉलिसीज आ रही हैं उनको हम कहां तक उनको मुहैया करा पाएंगे। तो उस रूप में उनको सुलभ करने के लिए उन पॉलिसीज को, जो सरकारी पॉलिसीज सरकारी जो अनुदान है, दुनिया भर की जो सुविधाएं हैं, उनको हम कैसे मुहैया कराएंगे, ये हमारे अंदर एक दायित्व आएगा। ये दायित्व की भावना से हम जब काम करेंगे तो हम सही काम करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे, यही हमारा सामाजिक दायित्व बनेगा। अब आप मिनिस्टर की बात कर लीजिए, मिनिस्टर तो खैर बड़ी भारी चीज होती है, वो तो एक पार्टी की बात होती है, पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी पॉलिसी होती है, उसी के अनुसार वो कानून ले आती है। मान लीजिए हमारा आदमी यहाँ से गया है, सामाजिक रूप से वो दायित्व लेकर के गया है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, समाज के लिए हम कानून बनवाएंगे, समाज के लिए हम पॉलिसी बनवाएंगे, तो निश्चित रूप से वो विधानसभा में अपनी बात रखेगा कि हमारे समाज के, हमारे लोगों की इस तरह की समस्याएं हैं, इस समस्याओं के लिए आप पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी लाइए, कानून बनाइए, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर तमाम सारी बातें हुई हैं और लोग करते चले जा रहे हैं। ये हमारे सामाजिक दायित्व का बोध है। अगर हमारे अंदर सामाजिक दायित्व का बोध है तो हम मिनिस्टर बन जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, हम आईएएस बन जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। कोई भी पोस्ट जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी जाएगी और हम उस सेंस को लेकर के जी रहे हैं जहां से हम आए हैं, तो हम उसके विकास के बारे में सोचते हैं, सोच करके आए हुए हैं, तो हम उसके प्रति बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल ढंग से हम काम भी करेंगे। ये हमारा कहने का मतलब है। और एक चीज और बताएं, इंटरनेशनल लेवल पर एक चीज और आया कि मैं पढ़ रहा था, क्यूबा के राष्ट्रपति हुए थे फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो का जीवन ये था कि उन्होंने जिंदगी भर क्रांति की ज्वाला जलाई और गन्ने के खेत में राइफलों का ढेर लगा दिया, गन्ने के खेतों में किसानों को जो है ट्रेंड किया और अमेरिका के खिलाफ लड़ा। अमेरिका के खिलाफ गन्ने के खेतों से राइफल चला चला करके और सरमाएदारों को हरा दिया उन्होंने, क्रांति हुई और फिडेल कास्ट्रो ने उस क्यूबा को आजाद किया और क्यूबा का डॉक्टर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। क्यूबा के डॉक्टर सारी दुनिया में फैले हुए हैं और सबसे जीनियस डॉक्टर होते हैं। तो एक दायित्व बोध हुआ, क्रांतिकारी बने। चाइना का वही, चाइना को कहा जाता था कि यहाँ जो है लोग अफीम खा करके और सोए रहते हैं। उस देश में एक दायित्वपूर्ण
पर्सनालिटी पैदा हुई माओ सेतुंग, जिन्होंने वहाँ क्रांति किया, किसान मूवमेंट किया, मजदूर आंदोलन किया और आज दुनिया का सबसे बड़ा वो देश बन गया। वो इसलिए कि एक दायित्व बोध था समाज के प्रति, देश के प्रति। जब तक ये दायित्व ईमानदारी पूर्ण नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी समाज, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। चाइना आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया और अमेरिका जैसे देश को चुनौती दे रहा है, पूरी दुनिया को चुनौती है उससे। इसलिए कि उसके दायित्व देश के प्रति, समाज के प्रति, वहाँ की जनता के प्रति बहुत ही शानदार है और बहुत ईमानदारी से वो अपना दायित्व का निर्वहन वहाँ के लीडर करते हैं। उनके यहाँ ये नहीं है कि आप रिटायर हो गए तो आपके यहाँ जो है अरबों खरबों की संपत्ति मिली है। वहाँ ड्राइवर होते हैं सब, ड्राइवर अपनी साइकिल खुद चलाते हैं, चला करके वो ऑफिस जाते हैं। वहाँ ये नहीं है कि आप जो है घोटाला करके इतना इतना करोड़ लेकर के अमेरिका में बस जाए, रास्ते में ही क्रैश करवा देते हैं वो हवाई जहाज। ये याद रखिएगा कि चाइना में भ्रष्टाचार इस रूप में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी है वहाँ उन्होंने अबालिश कर दिया है कि आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। जैसे हमारे यहाँ कानूनन है, वो एबालिश तो है मगर कानूनन है, आप रख सकते हैं, मगर जब हम चाहेंगे देश हित में उसको अक्वायर कर लेंगे। तो ये दायित्व के बोध की बात हो रही है। अब परिभाषित ला ये है, परिभाषित ला में आज जो बात हो रही है उसमें ये है कि हम लोग उसी में प्रैक्टिस करते हैं। आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है और हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लिखित जो बातें होती है उसको पारिभाषिक लॉ कहा जाता है। तो पारिभाषिक लॉ में है उसको जो पढ़ेगा वो समझेगा। वकील पढ़ता है, समझता है, तो इसलिए वो बता सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ता है उसके लिए वो तो एक काली स्याही की तरह है कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो जब हम लोग उन चीजों को जज को बताते हैं पढ़ पढ़ करके कि ये रूलिंग है और ये कानून में ये लिखा हुआ है और समाज में इस तरह की धारणा बन गई है, इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, तो वो समझता है। तो पारिभाषिक ढंग से जो हम लोग ला जानते हैं वो ये है कि जो आजकल कोर्टों में, कचहरियों में और एक तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक लिखित रूप में है उसी को परिभाषित लॉ कहा जाता है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो बातें थी मैं थोड़ा सा रखने में कामयाब तो नहीं कह सकता हूँ, कुछ हम समझाने में अगर कामयाब हुए होंगे तो मैं अपने को गौरवान्वित समझूंगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू।